तो आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ग्राहक के तौर पर हमारे अधिकार। हाँ बिल्कुल, कंज्यूमर राइट्स। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, कोई धोखा होता है, तो हमारे पास क्या रास्ते हैं, क्या ताकत है? सही। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इन उपभोक्ता अदालतों और जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, उस पर काफ़ी जानकारी देते हैं। एक आम धारणा है, ग्राहक राजा है। हाँ, लेकिन क्या ये सच है? ये बड़ा सवाल है। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों को जरा खंगालते हैं, देखते हैं कि ये कहावत कितनी सच्ची है और अगर हमें कोई खराब सामान या सेवा मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, देखते हैं। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि ये कंज्यूमर कोर्ट जाना ना बड़ा मुश्किल काम होगा, झंझट वाला। ये काम सोच है। पर स्रोत कह रहे हैं कि प्रक्रिया काफी इजी है। मतलब ये अदालतें हैं ही ग्राहकों के लिए। बिल्कुल, ये खास तौर पर ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए ही बनी है। पर हाँ, एक बात जरूरी है, शिकायत वही कर सकता है जिसने पैसे दिया हो। अच्छा। आपने प्रोडक्ट या सर्विस खरीदी हो और आपके पास कोई सबूत हो, जैसे बिल या कोई मैसेज, ईमेल। स्रोत इसे कहते हैं, कोई कागज या रिकॉर्ड। कोई प्रूफ होना चाहिए। हाँ, प्रूफ जरूरी है। और शिकायतें तो वहीं आम हैं, जैसे खराब क्वालिटी का सामान मिल गया। हाँ, या सर्विस में देरी हो गई है। बिल्कुल, या गारंटी वारंटी है पर कोई ठीक नहीं कर रहा, या फिर वो ऑनलाइन वाला चक्कर, मंगाया कुछ और आ गया कुछ और। हाँ, ये तो बहुत होता है आजकल। तो मान लीजिए किसी के साथ ऐसा हो गया, पहला स्टेप क्या होगा? सबूत इकट्ठा करना। हाँ, सबसे पहले तो सारे सबूत एक जगह कर लें। बिल, पेमेंट प्रूफ, वो व्हाट्सएप चैट भी आजकल चलती है, ईमेल, फोटो, वीडियो, जो भी मिले। ठीक है। फिर एक शिकायत लिखनी पड़ेगी। खुद भी लिख सकते हैं या चाहें तो वकील की मदद ले लें। उसमें क्या क्या लिखना होगा? उसमें साफ साफ बताएं कि क्या हुआ था, क्या खरीदा, कब, क्या दिक्कत आई और आप क्या चाहते हैं। रिफंड चाहिए या बदलवाना है या कोई मुआवजा। और हाँ, एक टिप है, कई बार ना विरोधी पार्टी को पहले एक लीगल नोटिस भेज देने से ही मामला सुलझ जाता है, कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आती। अच्छा, ये भी एक रास्ता है, नोटिस भेजना। लेकिन अगर कोर्ट जाना ही पड़े तो ये शिकायत कहाँ करनी है? कहीं भी नहीं नहीं, इसके लिए सही क्षेत्राधिकार मतलब जुरिस्डिक्शन चुनना बहुत जरूरी है। जुरिस्डिक्शन, वो कैसे तय होता है? इसके दो आधार हैं। एक तो है जोग्राफिकल यानी भौगोलिक, जहां आप रहते हैं या जहां से वो सामान या सर्विस ली थी, या फिर जहां सामने वाली पार्टी का ऑफिस है। ओके। और दूसरा है आर्थिक, मामले की कीमत कितनी है। अच्छा, पैसों के हिसाब से। हाँ, जैसे जिला आयोग देखता है 1 करोड़ तक के मामले। 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? हाँ, फिर राज्य आयोग है, वो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक। और 10 करोड़ से ऊपर के मामले जाते हैं राष्ट्रीय आयोग में। अब तो ये eagrity.gov.in पोर्टल है, इस पर ऑनलाइन फाइल करना अनिवार्य ही कर दिया है। अच्छा, ये तो सुविधाजनक है। और कोई खर्चा, फीस वगैरह लगती है? अच्छी बात यह है कि अगर आपका क्लेम 5 लाख रुपए तक का है तो कोई फीस नहीं है, जीरो। जीरो फीस, ये तो बढ़िया है। हाँ, उससे ज्यादा रकम पर थोड़ी फीस लगती है, 200 से शुरू होकर क्लेम के हिसाब से बढ़ती जाती है, 5,000 रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑनलाइन फाइल कर दिया, फिर आगे क्या होता है? कितना टाइम लगता है? देखिए, जैसे ही शिकायत दर्ज होती है, कोर्ट सामने वाली पार्टी को नोटिस भेजता है। उनको 30 डेज में जवाब देना होता है। ज्यादा से ज्यादा 45 दिन मिल सकते हैं। 30 से 45 दिन? हाँ, फिर दोनों पार्टियों को सुना जाता है और उसके बाद फैसला आता है। इसमें आप मान के चलिए करीब 6 से 8 महीने लग सकते हैं। ओह, 6 से 8 महीने, ये तो थोड़ा लंबा टाइम है। हाँ, टाइम तो लगता है, ये बात सही है। लेकिन अगर फैसला आपके हक में आता है तो क्या मिलता है? सिर्फ रिफंड या रिप्लेसमेंट? नहीं नहीं, सिर्फ वो नहीं। अगर आप सही साबित होते हैं तो आपको राहत तो मिलती ही है, पर स्रोत ये भी बताते हैं कि कोर्ट कई बार हैरासमेंट के लिए कॉम्पेंसेशन और परवादी का खर्चा भी परवादी को ऑपोजिट पार्टी से दिलवाती है। अच्छा, मतलब जो परेशानी हुई और केस का खर्चा लगा वो भी मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, वो भी वसूला जा सकता है। और अगर मान लीजिए आप फैसले से खुश नहीं हैं तो आप आगे अपील भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई कोर्ट की बात, लेकिन स्रोतों में एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का भी जिक्र था। हाँ, NCH। ये कोर्ट से अलग कैसे है? क्या ये भी कोर्ट जैसे ही है? नहीं नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हेल्पलाइन आप कह सकते हैं एक तरह का पहला कदम है, या मध्यस्थता का एक मंच। अच्छा, मीडिएशन जैसा। हाँ, कुछ वैसा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उपभोक्ता घर बैठे ही शिकायत कर सकते हैं। घर बैठे? हाँ। ये तो कमाल है। हाँ, खासकर आजकल जो ई-कॉमर्स फ्रॉड इतने बढ़ गए हैं,
स्रोत कहते हैं ना, लोगों को नकली माल देकर या खराब सेवा देकर लूटा जा रहा है। ऐसे मामलों में ये बहुत काम की चीज है। सही बात है। तो घर बैठे कैसे शिकायत करते हैं इस पर? कई तरीके हैं। एक तो इनका ऑनलाइन पोर्टल है nationalconsumerhelpline.gov.in। ओके। फिर मोबाइल ऐप भी है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एप्लीकेशन, या फिर उमंग ऐप पर भी ये सुविधा है। पर शायद इन पर शिकायत ट्रैक करने की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। और कोई तरीका? फोन वगैरह? हाँ बिल्कुल, टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-400 या 1915। इन पर आप सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक कॉल कर सकते हैं, नेशनल हॉलिडे छोड़कर। अच्छा। एक और तरीका है एसएमएस का, 8130098800 पे एसएमएस भेजकर भी शिकायत कर सकते हैं। वाह, काफी सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी थी कि जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन वाले एजेंट घर आकर डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं। क्या ये सच है? जी हाँ, स्रोत तो यही बताते हैं। लिखा है कि अगर जरूरत होगी तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के एजेंट आपके घर आकर संबंधित शिकायत से जुड़े दस्तावेज भी प्राप्त कर लेंगे। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत ही अनोखी सुविधा है। हाँ, है ना? खासकर उन लोगों के लिए जो आसानी से बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल। और यहाँ भी फीस का वही सिस्टम है, 5 लाख तक फ्री। हाँ, यहाँ भी 5 लाख रुपए तक की शिकायत पर कोई फीस नहीं है। और सरकार ने कोशिश की है कि मामले जल्दी सुलझें। मतलब अधिकतम 90 दिनों के अंदर निपटारा हो जाना चाहिए। 90 दिन, ये तो कोर्ट के मुकाबले काफी तेज है। हाँ, ये ज्यादातर मध्यस्थता के जरिए होता है, इसलिए जल्दी हो जाता है। तो मतलब उपभोक्ताओं के पास कोर्ट और हेल्पलाइन दोनों ही रास्ते हैं अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल। स्रोतों में कुछ पुराने कोर्ट केस का भी जिक्र है। संक्षेप में उनसे क्या सीखने को मिलता है? क्या वो भी महत्वपूर्ण है? हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। कुछ ऐतिहासिक फैसलों ने, आप कह सकते हैं, उपभोक्ता अधिकारों का दायरा काफी बढ़ाया है। जैसे? जैसे एक केस था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता। इसके बाद से मेडिकल नेग्लिजेंस, मतलब डॉक्टरों की लापरवाही भी कंज्यूमर लॉ के दायरे में आ गई। ओह अच्छा। हाँ, या फिर वो सहगल स्कूल बनाम दलबीर सिंह का मामला था, जिसमें कोचिंग सेंटरों की जो मनमानी शर्तें होती थी कॉन्ट्रैक्ट में, उन पर रोक लगी। और रियल एस्टेट में भी, जैसे आयरियो ग्रेस रियल टेक वाला केस है, उसने प्रॉपर्टी खरीदारों के अधिकारों को और स्पष्ट किया और मजबूती दी। तो इन केसों ने कानून को और मजबूत बनाया है। हाँ बिल्कुल, इनका महत्व सिर्फ कानूनी नहीं है, इनसे आम उपभोक्ता की सोच भी बदली है कि भाई हम इन चीजों के लिए भी आवाज उठा सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ग्राहक के तौर पर हमारे पास अधिकार हैं और उन अधिकारों को लागू करवाने के सुलभ रास्ते भी मौजूद हैं। चुप बैठने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा, चुप नहीं रहना है। और स्रोत की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी जो आखिर में लिखी है, कानून कमजोर नहीं होता, बस उसे जानना और इस्तेमाल करना जरूरी होता है। ये बात तो बहुत गहरी है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। मतलब हम सिर्फ तभी क्यों एक्शन लें जब कोई प्रॉब्लम हो जाए? सही बात है। क्या हम पहले से ही प्रोएक्टिवली अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक और सक्रिय नहीं हो सकते? ये एक सवाल है, मुझे लगता है, जिस पर हर उपभोक्ता को सोचना चाहिए।